हम कक्षा 9 के अंदर बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, आज इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करते हैं। परमाणु की जो संरचना थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी हम बात कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयोजकता। क्या रहेगा? संयोजकता। संयोजकता पढ़ेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो देखिए, किसी परमाणु के, हमने परमाणु की बात की थी। इस प्रकार से हमने जो है परमाणु लिया था। ये मान लीजिए परमाणु, ठीक है, परमाणु लिया था। इसमें बीच में नाभिक था, ठीक है, धनावेशित नाभिक था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या थी। इसके बाद में बोर और बरी के नियम से हमने कक्षा और कक्ष की बात की थी। सॉरी, बोर के परमाणु मॉडल से कक्ष की बात की थी। इस प्रकार से इन्हें KLMN नाम दिया था। इसके बाद बोर और बरी सिद्धांत से इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ा था हम लोगों ने। देखो, संयोजकता के लिए ये जरूरी है, ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण पढ़ा था वो क्या था? देखिए कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अब किसी के 7 ही हैं तो कैसे आएंगे? ये जो हमारा K था, KLM है। जैसे हमारे पास परमाणु संख्या किसी तत्व की, मान लीजिए ऑक्सीजन है 8 पे है, मान लीजिए और है कोई 4 पे है, इसकी बात करते हैं। तो प्रथम कक्ष K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पता है आपको 2n² किया था, 2 इंटू कक्ष कितने नंबर है? 1 नंबर है तो 1 की स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना आएगा? 2। तो इस प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 तो इसमें आ जाएंगे। आगे वाले में इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं तो 2 आगे वाले में आ जाएंगे। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये इस 4 नंबर की क्या हो जाएगी? संयोजकता 2 हो जाएगी। इस प्रकार से बात की थी। तो देखिए होता क्या है, इसकी संयोजकता की परिभाषा क्या होगी? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता की बात करते हैं तो बोर बरी नियम से हम जानते हैं कि बाह्यतम कक्ष जो होता है परमाणु का, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। इस 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसे अष्टक का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अष्टक का नियम बोला जाता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई परमाणु के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं तो वह अपना अष्टक जो है वो पूर्ण करता है। अष्टक क्या करता है? पूर्ण करता है, चाहे उसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़े या फिर इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़े? ग्रहण करना पड़े, लेकिन वो क्या करता है? अपना अष्टक जो है वो पूर्ण करता है। ठीक है, अगर हम बात करें जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में पूर्ण 8 भरे होते हैं तो उनकी संयोजकता 0 होती है। अगर अंतिम में पूर्ण रूप से 8 भरे होते हैं तो उनकी संयोजकता 0 होगी। उनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की तो हीलियम है। क्या है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। इनकी जो संयोजकता है वो हमेशा ही 0 होती है, क्योंकि इन परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉनों से भरे रहते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 या फिर 0 होती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं इसके बाद की कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है और आपस में, मैंने आपको यहाँ बताया, आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। आपस में क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में क्या होता है? इस प्रकार अष्टक पूर्ण करने की इसी क्रिया को अष्टक का नियम कहा जाता है।
यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार पूरी हो तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक अन्य नियम देखिए क्या है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि क्षमता अनुसार पूर्ण है तो उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाता है। एक तरीका जो है वो अन्य अपनाया जाता है। जैसे कि फ्लोरीन की बात करते हैं, किसकी? फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है फ्लोरीन आता है हमारा 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर में। अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 9। ठीक है, तो इसका हम पहले परमाणु संरचना बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? परमाणु संरचना। देखिए ये नाभिक और ये बन गया। अब एक कक्ष बनाया तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक और बनाना पड़ेगा, एक और बनाएंगे, 2 आ गए। हमें 9 करने हैं तो इसमें दूसरे कक्ष में हम 8 भर सकते हैं, तो हमें तो 7 ही भरने। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 2। अब हमें देखना क्या है? संयोजकता। तो बाह्यतम कोश में देखिए 1 2 3 4 5, सबसे बाहर की ओर कक्ष यही है। 1 2 3 4 5 6 7। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस बात आपको ध्यान यही रखनी है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर ऐसी कंडीशन लागू होती है तो उस समय क्या किया जाता है कि बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 होनी चाहिए, लेकिन बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की अपेक्षा, अब ये अष्टक पूर्ण करेगा तो 7 त्यागेगा थोड़ी। आसान कौन सा रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए कोई दूसरा परमाणु है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? इस 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 थे, तो घटा देंगे, 1 बचेगा। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो उस तत्व की क्या होगी? संयोजकता होगी। वो उस तत्व की क्या होगी? संयोजकता। तो फ्लोरीन की कितनी है? 1 संयोजकता। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन का भी अध्ययन कर सकते हो। ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। तो 8 आएगा तो अंतिम कोश में आपको पता ही है 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे, 2 आएगा। या इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये नियम भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए आपके टॉपिक दिया हुआ है जो आपके पीछे वाले चैप्टर में आ गया, परमाणु संख्या। एक बार और बता देता हूँ थोड़ा इनके बारे में। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या दे रखा है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? देखिए परमाणु में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे जड़ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जड़ से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें द्रव्यमान संख्या की, किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान संख्या की। तो नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन होते हैं, कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संख्या। ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए बराबर जेड प्लस एन हो जाएगा। ये बात हमने पीछे कर ली थी। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी बात करते हैं, जो आपके चैप्टर से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए वो बातें कौन कौन सी हैं। एक तो शब्द होता है समबाहरिक। कौन सा शब्द होता है? समबाहरिक। और एक होता है समस्थानिक।
एक तो होता है समस्थानिक, एक तो ये शब्द है समस्थानिक, और एक होता है समबाहरिक। बात करेंगे पहले समस्थानिक की बात हम लोग करेंगे कि समस्थानिक क्या होता है। आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और अन्य एग्जामों के लिए भी और आपकी मेन परीक्षा के लिए भी। इसकी परिभाषा की अगर हम लोग बात करें कि परिभाषा क्या होगी, समबाहरिक और समस्थानिक किसे कहेंगे। देखो, कोई भी तत्व अगर है उसका परमाणु क्रमांक समान होता है। कौन? परमाणु क्रमांक समान। कोई तत्व है कि परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या अगर क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप इनको बोला जाता है, आइसोटोप इनको बोला जाता है। परमाणु किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न होगी तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। सम का मतलब होता है समान, स्थानिक का मतलब स्थान, और परमाणु क्रमांक होता है, क्रमांक का मतलब स्थान, कौन से स्थान पे आता है। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ये इनका क्या है? परमाणु क्रमांक होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे अगर नियोन की बात करें तो नियोन कितने पे है? 10। ये समान होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा? उदाहरण बताऊंगा आपको। परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। द्रव्यमान संख्या अभी हमने बात की थी। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है A है, इसका परमाणु क्रमांक मान लीजिए 8 है, और एक दे रखा है A, इसका परमाणु क्रमांक भी 8 है, लेकिन इनमें द्रव्यमान संख्या इसकी 10 है और इसकी 12 है। तो ऐसे जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए तो क्या है, अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो हम जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह हो गया। इसमें अगर बात करें तो 99.98 ड्यूटेरियम 0.15, ठीक है। हाइड्रोजन 99.98, ड्यूटेरियम 0.15 और ट्राइटियम जो है वो होती है कितनी? सूक्ष्म मात्रा में। ट्राइटियम जो है वो सूक्ष्म मात्रा में होती है। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार से इनके संरचना बना के बताता हूँ आपको। देखिए संरचना किस प्रकार से बनेगी। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बनाते हैं तो बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल आपको याद आ जाएगा। ये किया, ये नाभिक बनाया, नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये है हाइड्रोजन का, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 1 है, ठीक है, और द्रव्यमान भी इसका क्या है? 1 है। आगे चलिए, दूसरा ड्यूटेरियम, इसकी बात करते हैं। DH की बात करते हैं ड्यूटेरियम में। इसमें इसकी मात्रा जो है 0.15 के समथिंग और इसकी 98.28% के समथिंग। इसमें देखिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। इसी प्रकार ट्राइटियम में अगर बात करें तो एक प्रोटॉन होता है, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? T1 और 3, द्रव्यमान संख्या अलग हो जाएगी। तो ये था समस्थानिक, स्थान जो है वो इनका समान होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम जो है समबाहरिक। कौन सा है? समबाहरिक। 2 नंबर जो है वो है समबाहरिक।
समबाहिक। ठीक है, देखिए समबाहिक क्या होता है। समबाहिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें उसका उल्टा होगा। इसमें परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया और द्रव्यमान संख्या है वो समान होगी। द्रव्यमान संख्या समान होगी। देखिए सम का मतलब होता है समान, बाहर का मतलब द्रव्यमान। समान द्रव्यमान होता है, लेकिन जो है परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है। उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो दोनों की द्रव्यमान संख्या 14 होती है। दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 14। लेकिन इनके अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो वो कितना होता है, इसका कार्बन कितने नंबर पे आता है, कौन बताएगा अभी, 6 नंबर पे। ठीक है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया और इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो समान हो गई। ऐसा ही अगर और उदाहरण लेते हैं हम लोग तो आप लोग कैल्शियम और आर्गन का ले सकते हो। कैल्शियम और आर्गन इनकी जो संख्या है वो तो 20, 18 और द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो इनकी कितनी होती है, 40 होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है।